वेंकटेश्वर और पद्मावती मिर्जापुर गांव में रहते थे। उनकी जिंदगी में बीते सालों की बहुत सी मीठी यादें थीं। उनके दो बेटे थे, कृष्ण और मनोहर, और दोनों प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। कृष्ण ने नंदिनी नाम की लड़की से शादी की थी और दोनों बड़े प्यार और खुशी से रह रहे थे। दूसरी तरफ मनोहर लया से प्यार करता था, हालांकि दिखने में वो बहुत अच्छी नहीं थी। एक दिन की बात है, लया और मनोहर पार्क के बाहर खड़े थे। मनोहर, क्या तुमने अपने माता पिता से हमारे बारे में बात कर ली? अभी नहीं लया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हमारे बारे में उनसे कैसे बात करूं। मुझे लगता है कि तुम्हारा मुझसे शादी करने का इरादा ही नहीं है। मेरी माँ बहुत अंधविश्वासी है लया, छींक आए तो हल्दी का पानी छिड़कने लगती हैं। काली बिल्ली तो क्या, यहाँ तक कि काजल भी उनके सामने नहीं आना चाहिए। उनको काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं। बस इसी दुविधा में हूँ कि तुम्हें उनके पास कैसे लेकर जाऊं। मैंने तो तुमसे तुम्हारा रंग नहीं दिल देखकर प्यार किया है ना। अब समझ में आ रहा है कि मेरा रंग काला है, तो क्या मेरे सांवले रंग की वजह से तुम हमारे बारे में अपने घर में बात नहीं कर रहे? ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम माँ के बारे में सब कुछ जान लो, और फिर अगर तुम उनके साथ तालमेल बिठाने को तैयार हो तो मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारी और अपनी माँ की बराबर जरूरत है। लया तालमेल बिठाने के लिए तैयार हो गई। वो उससे शादी कर लेता है और घर लेकर आता है। उन्हें देखकर सब खुश हुए, लेकिन पद्मावती को लया बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उसका रंग गहरा सांवला था। गुस्से से तुनककर वो अपने कमरे में चली गई। तुम्हारी माँ कभी तुमसे ज्यादा देर के लिए नाराज नहीं रह सकती। अपनी पत्नी को माँ के पास ले जाओ और मिलवा दो। पिता की बात मानकर मनोहर लया को अपनी माँ के पास ले गया। माँ बेटे में थोड़ी देर तक तो बहस होती रही, लेकिन आखिरकार फिर वो मान गई। लेकिन लया को देखते ही उसने कहा, अपनी पत्नी से कहो कि मेरे पास ना आए कभी। लया फिर अपनी सास के सामने जाने से हमेशा बचने लगी। अगर गलती से कभी वो सास के सामने आ गई तो सास उसे बुरी तरह डांटने लगती, और कभी कभी ऐसा नाटक करती जैसे उसे बुखार या पेट में दर्द होने लगा हो। उसने इस नाटक का सभी को विश्वास भी दिला दिया था। अब नंदिनी ही सास का पूरा ध्यान रखने लगी थी। नंदिनी, उस सांवली लड़की के पास मत जाया कर और ना ही उससे बात किया कर। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। लया भी अपनी सास की सेवा करना चाहती थी, लेकिन उसने हालात के साथ समझौता कर लिया था। नंदिनी लया का दर्द समझती थी और हमेशा उसे दिलासा देती थी। देवरानी जिठानी की बनने लगी थी। एक दिन पद्मावती कहीं बाहर जा रही थी और उसी समय लया सब्जी लेकर आई। उसे सामने देखते ही उसकी सास पद्मावती ने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हें समझ नहीं आता कि मैंने क्या कहा है? मेरे सामने मत आया कर, जाकर कहीं छिप जा या अपने कमरे से बाहर मत निकल। तुझे जो चाहिए नंदिनी ला देगी। सास के इस बर्ताव से लया बहुत आहत हुई और सीधे अपने कमरे में चली गई। वो बहुत रो रही थी। तभी नंदिनी वहां आई और उसे सांत्वना देने की कोशिश करने लगी। माँ जी के सामने मत आया करो ना, तुम उनसे दूर ही रहा करो। तुमको जो चाहिए मुझे बता दिया करो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। तुम्हारी गाल में दर्द हो रहा होगा ना, देखो कैसे थप्पड़ मार दिया उन्होंने तुम्हें। तभी वेंकटेश्वर गर्म पानी लेकर लया के कमरे में आया। उन दोनों को देखकर लया ने अपने आंसू पोंछ लिए। आप सोच रहे होंगे कि माँ जी की डांट का मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह कम से कम आज उन्होंने मुझसे बात तो कर ली, वरना मुझे देखते ही मुंह फेर लिया करती हैं। तभी पद्मावती कमरे के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई और उसने लया को नंदिनी और अपने पति से बात करते हुए सुना। पद्मावती को कोई नहीं देख पाया। मुझे पता है कि आप लोग मुझे सांत्वना देने आए हो, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैं दुखी हूँ, लेकिन माँ जी के थप्पड़ से मुझे बुरा नहीं लगा। मैं इसे उनका आशीर्वाद मानती हूँ, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है। आप लोग भी दुखी नहीं हुई है मेरे लिए। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। लया की बात छिपकर सुन रही पद्मावती चुपचाप वहां से चली गई। लया ने उसके बाद अपना गोरा रंग करने के लिए बहुत सारे तरीके आजमाए।
उसने मुल्तानी मिट्टी लगाना शुरू कर दिया, लेकिन इससे उसमें कोई बदलाव नहीं आया। फिर उसने कुछ गोरा करने वाले क्रीम्स भी लगाए, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। दिन बीतते जा रहे थे और लया कोशिश करने में लगी हुई थी, लेकिन उसके रंग में कोई फर्क नहीं आ रहा था। वो अपनी सास के साथ घुलने मिलने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो रंग गोरा करने वाले सारे तरीकों से तंग आ गई थी और उम्मीद खो चुकी थी और अपने जीवन में निराश महसूस कर रही थी। दीदी, मुझे नहीं लगता कि माँ जी कभी मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगी। शायद मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। निराश मत हो, हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं ना। जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम हिम्मत रखो। इतना कहकर नंदिनी तो वहाँ से चली गई। एक दिन जब नंदिनी घर से बाहर थी तो लया ने अपनी सास के पास जाकर उनका आशीर्वाद मांगा। आज के बाद आप मुझे इस घर में कभी नहीं देखेंगी। वो घर से निकली और एक जंगल में पहुंच गई। तभी अचानक वहां एक बाघ आ गया और उसने उस पर हमला कर दिया, लेकिन मुनि ने आकर उसकी जान बचा ली। उसने संत को अपनी कहानी सुनाई और कहा कि वो आगे और जीना नहीं चाहती। संत ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और अचानक उनके सामने एक पानी की बोतल आ गई। देखो लया, ये जादुई पानी है। हर रात सोने से पहले इस पानी को खुद पर छिड़कना और देखना, जल्द ही तुम्हारा रंग गोरा हो जाएगा। लया खुश हो गई। इतना कहकर महर्षि ने उसे पानी दिया और अंतर्धान हो गए। लया फिर वो पानी लेकर वापस घर लौट गई। लया वही कर रही थी जैसा कि महर्षि ने उससे कहा था। कुछ समय गुजर गया। अब तो नंदिनी को भी लया के चेहरे में बदलाव दिखाई दिया। लया खूबसूरत दिखने लगी थी और धीरे धीरे वो परिवार में घुल मिल गई। पद्मावती भी लया को पसंद करने लगी थी। अब वो सबको बताती थी कि उसकी 2 बहुएं हैं और वो जहाँ भी जाती उन दोनों को अपने साथ लेकर जाती। दामोदर और सुजाता अनुपम नगर में रहते थे। वे मध्यम वर्गीय परिवार से थे। दामोदर लॉरी ट्रांसपोर्ट में एक ड्राइवर का काम करता था। उनकी दोनों बेटियां श्रावणी और संध्या पढ़ाई कर रही थीं। एक दिन की बात है, दामोदर अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर हॉल में आ गया। सुजाता, मैं बच्चों के उठने से पहले घर से निकल जाना चाहता हूँ। क्या तुमने मेरा लंच बॉक्स पैक कर दिया है? अभी लाई जी, छोड़ के मत चले जाना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। ओहो, ये क्या सिनेमा जैसे डायलॉग्स मार रही हो? सीधे सीधे इस बात को नहीं कह सकती थी। लाओ, दो मेरा लंच बॉक्स जल्दी से। तुम्हारे जाने के बाद मुझे और क्या काम है? बस फिल्में देखना और डायलॉग सीखना। अब सीखे तो इस्तेमाल भी करूंगी ना। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद जो मर्जी हो वो करो, मुझे इसकी परवाह नहीं। लाओ जल्दी से लंच बॉक्स दो। लंच बॉक्स लेकर वो अपनी गाड़ी के पास गया और मुड़कर देखा तो बेटियां तो जाग चुकी थी। दामोदर ने मुस्कुराकर बेटियों को देखा, लेकिन वो थोड़ा हैरान था कि आज ये दोनों इतनी जल्दी कैसे उठ गईं। आज सूरज पूरब से ही उगा है ना? देखा नहीं था सुबह। पापा, आप ही कहते रहते हो कि जल्दी जागा करो। अब जल्दी जागे तो आप डाउट कर रहे हो। पापा, हमको जो कुछ भी कहते हैं इनको खुद ही याद नहीं रहता। तो चलिए आपको इस बात की एक सजा दी जाए। आज मुझे छोड़ दो, आज ऑफिस में बहुत काम है। जो करना है रविवार को कर लेना, सजा भी। तो फिर इस रविवार को आप हमारे लिए बुलेट लेने वाले हैं, है ना? ये सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। पापा, आप तैयार है ना बुलेट दिलाने के लिए? पक्का? संध्या के पूछने पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। मौन मतबल आधी हाँ, ये आपको पता है ना पापा? मेरे पूछने पर भी पापा चुप थे, यानी कि वो पक्का हमारे लिए बुलेट लेने वाले हैं। अब तो कोई शक ही नहीं रह गया। और दोनों बेटियों ने गाने लगाए और नाचने लगी। दामोदर उन दोनों से बचकर वहां से भाग निकला। इस तरह कुछ समय बीत गया। फिर दोनों बहनें सीढ़ी पर छत पर खड़ी होकर सड़क पर देखने लगी और उधर से गुजरने वाली बुलेट्स गिनने लगी। दोनों बुलेट्स देखने में इतनी मगन थीं कि उन्हें गर्मी का एहसास भी नहीं था। किसी और की बुलेट्स क्या गिनना,
उन बुलेट्स को गिनना जो हमारे घर से निकलेगी और जिन पर हम दोनों बैठी होंगी। क्यों दीदी? तभी बच्चों को ढूंढती हुई माँ सुजाता वहां आ पहुंची। बेटियां बुलेट्स की बातें किए जा रही थीं। इस धूप में खड़ी होकर तुम दोनों क्या कर रही हो? और कोई काम नहीं है क्या तुम दोनों को? हाँ माँ, हमने आपको कितनी बार कहा है कि हम बुलेट्स पहने हैं। हाँ, लेकिन इस गर्मी में तुम दोनों छत पर क्या कर रही हो? कबूतरों को दाना चुगा रही थी क्या दोनों मिलकर? हम यहाँ से गुजरने वाली बुलेट्स गिन रहे हैं और इनको आपस में बांट रहे हैं। अच्छा, तो अब तक दोनों को कितनी बुलेट्स मिल गई? मुझे 6 और संध्या को 5। बहुत मजा आ रहा है। तो मैं तुम्हारे पापा को फोन करके बता देती हूँ कि बड़ी बेटी को 6 बुलेट्स लग गई और छोटी बेटी को 5 बुलेट्स लग गई हैं। जल्दी आ जाएं। अरे माँ, वो लगने वाली बुलेट्स नहीं है, बल्कि सड़क पर दौड़ने वाली बुलेट्स है। जस्ट फॉर फन, यू नो। बहुत अच्छा, चलो अब और यहाँ खड़े मत रहो और नीचे चलकर खाना खा लो। जल्दी चलो, आओ। फिर तीनों खाना खाने के लिए नीचे आ गई। श्रावणी ने बुलेट की आवाज का रिकॉर्ड चला दिया और खाना खाने लगी। लेकिन सुजाता को वो आवाज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। ये क्या है? खाते समय ये क्या लगा रखा है? इस आवाज में इतना पसंद आने वाली क्या बात है? हाँ, चलो बंद करो इसे। फिर तो आपको इसे शुरू से सुनना चाहिए माँ, तभी पसंद आएगा। और उसने वो रिकॉर्ड एक बार फिर शुरू से लगा दिया। माँ उठकर उस कमरे से चली गई। खाने के बाद दोनों बहनें तैयार हो गई और अपनी माँ को बताकर खरीदारी के लिए जाने लगी। बस से जाना और बस से ही वापस आना, ऑटो से जाने पर किराया ज्यादा लगता है। वे दोनों जाकर थोड़ी दूर खड़ी हो गई। आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद भी एक भी बुलेट वहाँ से नहीं गुजरी। लेकिन दोनों वहाँ से टस से मस होने को तैयार नहीं थी। मैंने सोचा था कि क्यों न किसी बुलेट वाले से लिफ्ट मांग ले, लेकिन कोई भी बुलेट यहाँ से जा ही नहीं रही है। क्या यार, मैं भी यही सोच रही थी दीदी। वे बातें ही कर रही थी कि उन्होंने दूर से बुलेट के आने की आवाज सुनी और उसे रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया। उस लड़के ने बुलेट रोक दी। उन दोनों के चेहरे एकदम चमक उठे। उनको इस तरह खुश देखकर वो लड़का बोला, हाय गर्ल्स, मैं तुम्हें लिफ्ट देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम 2 हो तो फिर आपस में तय कर लो कि कौन बैठेगा मेरी इस बुलेट पर। हाँ। वे दोनों आपस में लड़ने लगी और भूल गई कि वे सड़क पर खड़ी हैं। उनकी इस बहस को कुछ देर सुनकर वो बुलेट वाला लड़का वहां से खिसक गया और दोनों बहनों ने 2 घंटे तक और इंतजार किया, लेकिन एक भी बुलेट उस तरफ से नहीं निकली। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए आखिर में उन्होंने एक ऑटो कर लिया और घर वापस आ गई। मैं तुम्हें फिर कभी अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। अगर तुम नहीं ले जाओगी तो क्या हुआ? मेरे खुद के हाथ और पैर है ना, मैं खुद जा सकती हूँ। दोनों बहनें आपस में झगड़ने लगी। कुछ दिनों के बाद श्रावणी के लिए शादी का प्रस्ताव आया और लड़का उसे देखने आया। उसका नाम था कृष्ण और उसके माता पिता येलेश और भवानी भी साथ थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पसंद कर लिया। मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके पास बुलेट है या नहीं? पूछ ही लेती हूँ, भले ही कोई कुछ भी सोचे। वो इसी सोच में पड़ी हुई थी कि कृष्ण ने बात शुरू करने के लिए अपनी तरफ से कहा, अंकल, शायद आपने मेरे बारे में सुना होगा पहले। हाँ, तुम एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हो बेटा। मेरा अपना खुद का घर है और मेरे माता पिता बहुत ही भले लोग हैं। कृष्णा के बोलने के बीच में ही श्रावणी ने पूछ लिया, क्या आपके पास बुलेट है? सब एक साथ श्रावणी की ओर देखने लगे और वो सकपका गई। मेरे पास बुलेट तो नहीं है, लेकिन कार जरूर है। ये सुनकर, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। किसी से बात करने से पहले मम्मी पापा, आपको ये तो पता करना था कि उनके पास बुलेट है या नहीं, उसके बाद ही उनको मिलने के लिए बुलाना था। और वो उठकर वहां से चली गई। कृष्णा और उसके माता पिता भी चले गए। सिर्फ एक बुलेट के लिए उसने एक अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया था। सभी को इस बात का बड़ा अफसोस हो रहा था। ये देखकर अफसोस करने की क्या बात है? मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिसके पास बुलेट होगी, वरना आजीवन कुंवारी रहूंगी। मुझसे शादी करने वाला राजकुमार बुलेट पर बैठकर आएगा, घोड़ी पर नहीं।
इतना अच्छा रिश्ता जाने दिया, उसे तो जरूर कोई अच्छी लड़की मिल ही जाएगी। तुम रह गई ना, इसी तरह मुझे भी एक अच्छा लड़का मिल जाएगा जिसके पास होगी बुलेट। आप फिक्र मत करो। ऐसे ही समय गुजरता गया और एक दिन कृष्ण एक बुलेट लेकर उनके घर आ पहुंचा। श्रावणी मान गई और इन दोनों की शादी हो गई और अब दोनों मजे से बुलेट पर घूमते हैं।